हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो धैर्यपूर्वक उसको देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको बताते बताते थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है, जो कि आप लोगों के लिए शायद थोड़ा मुश्किल होता होगा बड़ा वीडियो देखने में। लेकिन जब इसको पूरा देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी तथ्य छोड़ने का मन ही नहीं करता। लगता है ऐसे कि छूटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं वो बच्चों को मिलना चाहिए। और वो बताने की वजह से जो वीडियो है कभी कभी थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी बोर मत होइएगा, और जो भी होगा बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। राजपूत काल पढ़ेंगे हम। इसके पहले हमने पढ़ा बच्चों कि साउथ के जितने भी राजवंश थे उनके बारे में एक एक करके पढ़ा है। इसके बाद जो भी बचे हैं उनको आगे मेडुअल में पढ़ेंगे, यानी कि मध्यकाल में पढ़ेंगे। और इस राजपूत काल के बाद आप देखेंगे एक सेन वंश बचेगा, और उसके बाद आपका मेडुअल हिस्ट्री लगभग शुरू ही हो जाएगी। तो हम जो है प्राचीन इतिहास खत्म करने की तरफ हैं, और जल्दी ही आप लोगों का मध्यकालीन भारत शुरू हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे राजपूत काल। आपको पता है कि जब जो प्रतिहार राजवंश है, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। और जो गुर्जर प्रतिहार है इन्हीं लोगों ने एट लास्ट कन्नौज पर अधिकार करके एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन जब इस गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का पतन हुआ तो फिर से इन्हीं के जो क्षेत्र थे उन्हीं क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हुआ, यानी कि उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं राजपूत काल, ये गुर्जर प्रतिहारों के जो साम्राज्य है उसके पतन के बाद उन्हीं के साम्राज्य में जो उद्भव हुए हैं राजपूत लोगों का नया नया क्षेत्रीय साम्राज्य, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। राजपूत काल में सन 750 से 1200 ईस्वी के मध्य का समय अनेक राजवंश के उत्थान और पतन का काल था, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे राजवंशों का उत्थान भी हो रहा था और पतन भी हो रहा था। आगे है प्रतिहार राज के टूटने के बाद अनेक छोटे छोटे राजवंश अस्तित्व में आए और ये राजपूत राजवंश कहलाए। यानी कि जब प्रतिहारों का पतन हुआ तो बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश सामने आते हैं और ये राजपूत वंश के नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के राजपूत कहलाते हैं ये। और आपको पता होना चाहिए कि राजपूतों के खास करके आप देख सकते हैं वो कौन कौन से राजवंश हैं। तो अजमेर के चौहान हैं, दिल्ली के तोमर हैं, जेजाक भुक्ति के चंदेल हैं। ये अजमेर के चौहान काफ़ी फेमस है, पृथ्वीराज तृतीय, प्रथम, द्वितीय सब यहीं आएंगे। दिल्ली के तोमर ये अंतिम पहले व्यक्ति हैं या पहले साम्राज्य वाले हैं जिन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाई है, ये तोमर वंश है। जेजाक भुक्ति के चंदेल यही है जो खजुराहो के क्षेत्र में स्थापित थे और खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण कराया इन्होंने। और ये जबलपुर के कलचूरी हैं, मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है वहाँ पे कलचूरी राजवंश की स्थापना हुई थी। ये एक राजपूत राजवंश है, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी छोटे छोटे राजाओं ने बहुत दिनों तक शासन किया है, इसीलिए इनको भी हम देख रहे हैं। अब ये जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में दो सिद्धांत है, एक विदेशी उत्पत्ति और एक देशी उत्पत्ति। यानी कि ये राजपूत कहाँ से आए, इन राजपूतों का उद्भव कैसे हुआ, इस बारे में भी लोगों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो राजपूत हैं ये विदेशी जो लोग आए थे, जैसे कि आपने देखा था कि शक या सीथियन, हूड़, इन्हीं लोगों के वंशज है या इन्हीं लोगों से निकले हुई शाखाओं से जो लोग स्थापित हुए थे वही राजपूत कहलाए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये स्थानीय लोग हैं, यानी कि भारत के ही लोग हैं जो राजपूत के रूप में उभरे थे। कहीं कहीं माना जाता है अग्निकुंड से इनका उद्भव हुआ। आध्यात्मिक चीज़ें जब देखते हैं तो वहाँ अग्निकुंड से उद्भव माना जाता है। लेकिन जो सबसे मान्य मत है उसमें ये कहा जाता है कि जो राजपूत हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में उद्भव हुआ है इसमें स्थानीय लोग भी हैं और विदेशी लोगों का भी जो है अस्तित्व है। यानी कि ये सिर्फ ना स्थानीय है ना विदेशी है, इसमें स्थानीय और विदेशी दोनों का मिक्सअप है। और अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की, जिससे आगे चल के आप देखेंगे जो सल्तनत काल के राजा हैं वो लोग हरा करके फिर दिल्ली सल्तनत में इन सारे राजवंशों को मिला लेंगे। तो हम यहाँ पे यही जानेंगे कि इनकी उत्पत्ति इन दोनों से हुई है, यानी कि देशी से भी और विदेशी से भी। इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसमें हम पहले जो राजवंश को ले रहे हैं ये गढ़वाल राजवंश है। गढ़वाल राजवंश को हम देखेंगे। ये जो राजवंश है इसके जो संस्थापक हैं ये चंद्रदेव हैं और इन्होंने 1090 में कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। यानी कि कन्नौज अपने आप में इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्राचीन काल से ही सभी की निगाहें हैं कन्नौज पर। अभी दिल्ली महत्वपूर्ण नहीं है, अभी सबकी जो निगाहें हैं वो कहाँ पे हैं, वो कन्नौज पर हैं।
जब विदेशी लोग आएंगे भारत में, यानी कि खास करके सल्तनत काल में, तब दिल्ली का जो है अस्तित्व आएगा या दिल्ली महत्वपूर्ण हो जाएगी लोगों के लिए। अभी जो कन्नौज है यही सबके निगाहों में है, और ये जो गढ़वाल के संस्थापक हैं चंद्रदेव, इन्होंने भी कन्नौज पर अधिकार कर लिया है। और इन्होंने संभवतः जो कलचुरी शासक हैं यशकर्ण जबलपुर के, इनसे इलाहाबाद और बनारस तक का क्षेत्र छीन लिया था और बनारस को अपनी राजधानी बनाई थी। जो गढ़वाल के संस्थापक हैं चंद्रदेव, यानी कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इलाहाबाद बनारस तक का क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिलाया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हैं। माना जाता है कि इन्होंने मुसलमान शासकों से अनवरत संघर्ष किया और खर्चे को पूरा करने के लिए तुरुस्क दंड नामक कर लगाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी कि उसी समय अरबों का आक्रमण शुरू हो गया था और इन्होंने अनवरत उनसे युद्ध किया अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। युद्ध में बहुत खर्चे होते हैं, उस खर्चे को पूरा करने के लिए इन्हें अतिरिक्त धन की ज़रूरत पड़ी और जिसकी पूर्ति के लिए इन्होंने जनता के ऊपर एक कर लगाया और उस कर को तुरुस्क दंड कहा गया। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कर आपको याद होना चाहिए। ये किसने लगाया है? चंद्रदेव ने लगाया है। और ये तुरुस्क दंड है जो अतिरिक्त कर है युद्ध में जो है मदद के लिए या जो युद्ध की क्षतिपूर्ति है उसके लिए इन्होंने लगाया था जनता के ऊपर। आगे है, इनके बाद मदन पाल नामक राजा बनता है इस राजवंश का, गढ़वाल वंश का, लेकिन ये एक कमज़ोर शासक था और ये बहुत दिनों तक शासन नहीं कर पाया। आगे जो है वो गोविंद चंद्र हैं, ये राजा बनते हैं और इनका जो शासनकाल है ये 1114 या 1114 से 1155 ईस्वी तक है। यह सबसे प्रतापी शासक थे, यानी कि गढ़वाल वंश के सबसे प्रतापी जो शासक हैं वो गोविंद चंद्र हैं। अभिलेखों में इन्हें क्या कहा गया है? विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया। वाचस्पति यानी कि विविध तरह तरह के जो विद्याओं से, जो विचारों से परिपूर्ण हो, वो कौन है? वो है गोविंद चंद्र। यह स्वयं भी विद्वान थे तथा विभिन्न विद्वानों का संरक्षण भी इन्होंने किया है या उन्हें संरक्षण दिया है। और इनके दरबार में आप देखेंगे लक्ष्मीधर थे, इनके राज कवि थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है कृत कल्पतरु और कल्पद्रुम, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि इसके लेखक कौन हैं? तो लक्ष्मीधर हैं। किसके दरबार में रहते थे? गोविंद चंद्र के दरबार में रहते थे और ये खुद एक विद्वान थे और विद्वानों के संरक्षक थे और काफ़ी महान शासक हैं। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया और उसे सुदृढ़ भी बनाने का प्रयास किया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं गढ़वाल वंश के। इसके बाद विजय चंद्र आ जाते हैं। नेक्स्ट जो राजा हैं गढ़वाल वंश के विजय चंद्र हैं। इसने लाहौर के मुसलमानों को पराजित किया, यानी कि जो लाहौर से ही आए थे मुस्लिम शासक, आक्रमण किए थे भारत पर, साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया था, उनको इन्होंने हराया है। इसके समय यानी कि इनके समय इस साम्राज्य की पूर्वी भाग पर सेन शासक, यानी कि ये जो शासक है विजय चंद्र, इन्हीं के शासनकाल में जो पूर्वी भाग है जहाँ पे पाल वंश का शासन था वहाँ पे सेन वंश स्थापित हो चुका है और वहाँ का जो शासक है वो लक्ष्मण सेन है। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ने आक्रमण किया परंतु पराजित हुआ, यानी कि इन्हीं के शासनकाल में पूर्वी भाग पर सेन शासक लक्ष्मण सेन ने आक्रमण किया था लेकिन वो पराजित हो गया था विजय चंद्र से। इन्हीं के समय दिल्ली के तोमर ने जो है आप देखेंगे गढ़वाल के स्थान पर चौहानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि आप यहाँ देखेंगे गढ़वाल जो है इनकी अधीनता में थे ये तोमर, लेकिन अभी क्या हो गया है, इन्हीं के शासनकाल में ये गढ़वालों की जो है अधीनता छोड़ करके चौहानों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो चौहान है वो गढ़वालों से ज़्यादा शक्तिशाली थे या उनसे ज़्यादा पावरफुल थे। इसी वजह से जो दिल्ली के तोमर हैं उन्होंने गढ़वालों का जो संरक्षण है उसको छोड़ करके चौहानों का संरक्षण प्राप्त कर लिया था। यानी कि जो तोमर राजवंश है बहुत शक्तिशाली नहीं है और इसके ऊपर जो गढ़वाल है उनका प्रभुत्व है या उनका दबदबा है। लेकिन आगे जब वो चौहान शासक हैं ये बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में उभरते हैं या राजवंश के रूप में उभरते हैं और ये दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं, तो जो तोमर हैं उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और ये घटना किसके शासनकाल में घटी है? तो ये घटना आप देखेंगे इन्हीं के शासनकाल में घटी हुई है, जो नाम है इनका विजय चंद्र। आगे के जो राजा हैं ये जयचंद हैं और जयचंद के बारे में तो आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक पहले अभी अध्ययन किया होगा। ये 1170 से 1194 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। यह गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था और यह लक्ष्मण सेन से पराजित हुआ। इसकी शत्रुता पृथ्वीराज चौहान से थी।
यानी कि ये जो हैं ये अंतिम शासक हैं गढ़वाल वंश के, जिनका नाम जयचंद है। और जयचंद का मोहम्मद गौरी के साथ 2 युद्ध भी हुआ था, वो आप लोगों को हम आगे बताएंगे कि वो कौन से युद्ध थे और वो युद्ध क्यों हुए थे, जो कि चंदावर के युद्ध से नाम जाने जाते हैं। और आगे हम बताएंगे कि तराइन का युद्ध हुआ और फिर चंदावर का युद्ध हुआ था। तो चंदावर के युद्ध में ये गौरी से हार गए थे और गौरी ने इनकी हत्या कर दी थी। और ये इसके पहले लक्ष्मण सेन, जो कि सेन राजवंश के शासक हैं, उनसे भी पराजित हो चुके हैं और ये गढ़वाल वंश के अंतिम शासक हैं। इनको मारने के बाद जो मोहम्मद गौरी हैं, इनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और इसके पहले उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और वहाँ के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और बाद में इनका नंबर आता है, यानी कि ये जो शासक हैं ये गढ़वाल वंश को भी, जो पृथ्वीराज चौहान है जो मोहम्मद गौरी हैं, वो अपने साम्राज्य में मिला लेंगे और आपका सल्तनत काल शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। आगे जो राजा हैं या मतलब जो राजवंश है वो है कच्छप घाट। और ये कहाँ का है, तो ये ग्वालियर के राजपूत हैं। ये इनका जो राजवंश है ये ग्वालियर में है, ये भी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कच्छप घाट के वज्रगमन ने, यानी कि ये व्यक्ति हैं इनका नाम वज्रगमन है, और इन्होंने क्या किया है, कन्नौज के प्रतिहार शासकों को पराजित किया है। कन्नौज पर प्रतिहारों का अधिकार था, जहाँ से ये हटा करके उनको अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तथा ग्वालियर में इन्होंने क्या किया है, अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। यानी कि ग्वालियर में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो वज्रगमन को जाता है। और ये कच्छप घाट या ग्वालियर के राजपूत वंश के संस्थापक हैं और इन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया है। आगे हैं, स्थापित करने के बाद इस राजवंश ने 1196 ईस्वी तक शासन किया। इसके पश्चात जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि जो साम्राज्य है ये लगभग 1196 तक शासन करता है। लेकिन 1196 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने आक्रमण करके ये जो ग्वालियर का राजवंश है इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था या दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो आप देखेंगे कैसे कैसे एक एक करके सारे राजपूत जो साम्राज्य है वो दिल्ली सल्तनत में मिलते जा रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि जयचंद यानी कि गढ़वाल राजवंश भी चला गया दिल्ली साम्राज्य में, कच्छप घाट राजवंश भी चला गया दिल्ली साम्राज्य में। इसके बाद चंदेलों का भी बारी आएगा और उसके बाद फिर आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान का जो चौहान वंश है ये भी जो है चला जाएगा दिल्ली सल्तनत के अधीन। तो आगे हम दिल्ली सल्तनत को ही पढ़ेंगे, लेकिन ये लास्ट हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। आगे जो है ये चंदेल वंश है और चंदेल वंश का आप देखेंगे जो 9वीं सदी यानी कि 831 ईस्वी के लगभग इन्होंने शासन किया है या इन्होंने स्थापना की है। और स्थापना करने वाले कौन हैं, नन्नुक हैं। एग्जाम में आता है कि चंदेल राजवंश की या चंदेल वंश की स्थापना करने वाला कौन सा व्यक्ति था, तो ये नन्नुक ने ही स्थापना की है चंदेल राजवंश की। और यह स्थापना कहाँ हुआ है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। आपको पता है जो बुंदेलखंड या वर्तमान का झांसी क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में जो है एंट्री किया हुआ है, यानी कि वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं लगता, वो एमपी में चला गया है। इन्हीं क्षेत्रों में यानी कि इसीलिए हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में है खजुराहो। और इन्हीं क्षेत्रों में आप देखेंगे जो है नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की है। और ये जो चंदेल हैं ये परमारों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, जैसे ही गुर्जर प्रतिहार का जो है ख़त्म होता है प्रभुत्व ये स्थापित कर लेते हैं। और इसके पहले इन्होंने चालुक्यों के अधीन भी काम किया था। तो इम्पॉर्टेंट है, बुंदेलखंड में अपनी सत्ता स्थापित की थी और खजुराहो को अपनी राजधानी बनाई थी। इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाई थी। यह प्रतिहारों के अधीन सामंत थे, यानी कि ये जो नन्नुक हैं ये प्रतिहारों के सामंत हैं। लेकिन जैसे ही प्रतिहार वंश समाप्त हुआ इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करके एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया जो चंदेल राजवंश के नाम से जाना गया, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और यहाँ के खजुराहो के मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनको आपने देखा होगा। खजुराहो के जो मंदिर है वो मोस्टली कामुक प्रतिमाएं हैं वहाँ पर, यानी कि ऐसी अवस्थाओं में बनाए गए हैं जो काम भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उसके बारे में अभी तक कोई खास चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि ऐसी प्रतिमाएं वहाँ पर क्यों बनाई गई होंगी। बहुत जगह ऐसा सच मिलता है कि शायद वहाँ पे इस के बारे में शिक्षा दी जाती थी या लोगों को बताया जाता था,
कि क्या होता है, तो ये भी हो सकता है कि साइंटिफिक रीज़न लोगों को समझाने के लिए बनाया गया हो या बताया गया हो, मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ की जो प्रतिमाएँ हैं ये पूरे इंडिया में इस तरह की प्रतिमाएँ और कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। बड़े पैमाने पे यहाँ की जो प्रतिमाएँ हैं वो नग्न हैं और वो कामुक अवस्था में बनाए गए हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और एक खजुराहो में है। आगे हैं, यह प्रतिहारों के अधीन सामंत थे और इन्होंने स्थापना की है। और प्रारंभिक जो शासक हैं वो वाक्यपति हैं, यानी कि नन्नुक के बाद वाक्यपति आए हैं, वाक्यपति के बाद जय सिंह आए हैं, जय सिंह के बाद विजय शक्ति आए हैं, तथा आप देखेंगे राहिल, यानी कि इतने शासक हैं जिन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण वर्क नहीं किया है, इसीलिए इतिहास में इनके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इन्होंने शासन किया है चंदेल वंश में, इसीलिए हमें इन्हें देखना पड़ रहा है। आगे हैं, प्रमुख हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो इनके पुत्र हैं वो कौन है, हर्ष हैं, जो शासक बनते हैं और ये 900 से 925 ईस्वी तक शासन करते हैं और ये प्रथम महत्वपूर्ण शासक हैं जो कि आप देखेंगे चंदेल वंश के हैं। और इन्हीं के समय में चंदेल राज्य प्रतिहारों से स्वतंत्र हुआ था, यानी कि ये सामंत थे प्रतिहारों के, और जब उसका पतन होने लगा तो नन्नुक ने एक नए राजवंश की स्थापना कर दी थी, लेकिन अभी भी उनकी अधीनता में ही थे या पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। तो जब हर्ष का शासनकाल आता है इसमें चंदेल राजवंश में, तो ये जो है अपने आप को पूरी तरह से प्रतिहारों से स्वतंत्र कर लेते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन बने कि चंदेल राजवंश पूरी तरह से किसके शासनकाल में प्रतिहारों से स्वतंत्र हुआ था, तो ये हर्ष के शासनकाल में पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ था और ये प्रथम महत्वपूर्ण शासक हैं इस राजवंश के। आगे हैं, इसने प्रतिहार शासक महिपाल को कन्नौज की गद्दी पर बिठाया था, इंपॉर्टेंट है, यानी कि शक्तिशाली शासक हैं हर्ष। इन्होंने क्या किया है, जो प्रतिहार शासक है महिपाल, ये बहुत ही कमज़ोर शासक थे, इनको कन्नौज की गद्दी पर स्थापित किया था, लेकिन आगे चल करके फिर इनको लोग हटा करके वहाँ नए राजवंश की स्थापना कर देते हैं और इन्होंने खुद देखिए एक नए राजवंश की स्थापना की है प्रतिहारों से अलग होके। आगे है यशोवर्मन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको लक्ष्मण वर्मन के भी नाम से जाना जाता है। यह हर्ष के पुत्र हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने राष्ट्रकूटों से कालिंजर को जीता था, यानी कि जो राष्ट्रकूट राजवंश है जिनके अधीन कालिंजर था उसको इन्होंने जीत करके चंदेल राजवंश में मिलाया है और इनका नाम क्या है, यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन। इन्होंने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, इंपॉर्टेंट है बच्चों, खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो यशोवर्मन ने कराया है। इसके बाद जो राजा आते हैं ये धंग हैं और इनका शासनकाल आप देखेंगे 950 से 1002 ईस्वी है। चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता धंग ही था, यानी कि इन्होंने चंदेलों को वास्तविक रूप से स्वतंत्र किया है। पूरी तरह से साम्राज्य की स्थापना जो है वो हर्ष ने किया, लेकिन एकदम स्वतंत्र रूप से जो शासन करने का काम किया वो किसने किया, वो धंग ने किया है। और इन्होंने कालिंजर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी भी बना ली है, यानी कि जिसको आप देखेंगे यशोवर्मन ने जो है आगे इसी को आपने देखा कि इसको जो है छीना था राष्ट्रकूटों से इसके पहले, उसको इन्होंने अपनी राजधानी बना ली है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि राजधानी किसने बनाई, कालिंजर को तो धंग ने बनाई है जो राष्ट्रकूटों के अधीन थी। और इन्होंने खजुराहो में कुछ मंदिर भी बनवाए हैं जिसमें आप देखेंगे जिननाथ, विश्वनाथ तथा वैद्यनाथ, इंपॉर्टेंट मंदिर है। ये किसने बनाया है, तो धंग ने बनवाया है। ये तीनों मंदिर इंपॉर्टेंट है, जिननाथ, विश्वनाथ और विद्यानाथ या वैद्यनाथ मंदिर बनवाए। आगे इन्होंने क्या किया है, 1002 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग के संगम में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए थे। ये अपने आप में बहुत विचित्र बात है कि ऐसा शासक जो इतना शक्तिशाली था, इतना ज़्यादा उसका प्रभुत्व था, उसने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, बनारस तक के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। इन्होंने राष्ट्रकूटों से कालिंजर छीनकर अपनी राजधानी बनाई और इतने सारे भव्य मंदिरों का निर्माण कराया जिनका इतना बड़ा साम्राज्य था, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। इन्होंने संगम पर जाकर के जल समाधि क्यों ली या डूबकर आत्महत्या क्यों की, अपने आप में क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने ऐसा किया था। आगे हैं, नेक्स्ट राजा विद्याधर हैं। इसने प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, यानी कि इन्होंने क्या किया, जो प्रतिहार शासक है, अंतिम प्रतिहार शासक, उनकी हत्या कर दी। और इन्हीं के शासनकाल में आप देखेंगे जो महमूद गजनवी हैं उनका 1019 तथा 1022 में 2 बार खजुराहो पर आक्रमण किया।
महमूद गजनवी के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं और उन आक्रमणों में उन्होंने मंदिरों को टारगेट बनाया है और उनका मंदिर को टारगेट बनाने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि जो ज़्यादातर धन संपत्ति थी वो मंदिरों में ही एकत्र रहती थी या मंदिरों में संचित रहती थी और उन्हें धन ही इकट्ठा करना था या धन के लालच में ही वो बार बार भारत पर आक्रमण करते थे। तो उन्होंने जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर थे उन सबको जो है टारगेट बनाया था, इसीलिए उन्हें मूर्ति भंजक की देखते हैं उपाधि दी गई थी या उपाधि लिया था उन्होंने मूर्ति भंजक का। और इन्होंने खजुराहो पर 2 बार आक्रमण किया, 1019 में और 1022 में। और उस समय जो चंदेल शासक थे वो विद्याधर थे, इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भी है। परमार वंश, और इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया था, विद्याधर ने ही जब कन्नौज पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, और महमूद गजनवी के आक्रमण करने पर वहाँ का जो शासक था वो भाग गया था गद्दी को छोड़ करके बिना लड़े। तो इसी विद्याधर ने उनकी हत्या कर दी थी कि आप बिना लड़े क्यों भागे। और एट लास्ट बाद में क्या होता है, जो मोहम्मद गजनवी है विद्याधर के ऊपर भी आक्रमण कर देते हैं। परमार राजवंश ये क्या है, 812 ईस्वी के लगभग गोविंद तृतीय ने प्रतिहारों से मालवा जीतकर उपेंद्र नामक व्यक्ति को नियुक्त किया था। ये इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। परमार वंश की स्थापना जो है वो उपेंद्र ने की है। और ये उपेंद्र कौन है, गोविंद तृतीय जो राष्ट्रकूट शासक थे जिन्होंने मालवा छीना था गुर्जर प्रतिहारों से और वहाँ पे अपना प्रतिनिधि उपेंद्र को नियुक्त किया था। आगे चल के जब राष्ट्रकूट समाप्त हो जाते हैं और गुर्जर प्रतिहार भी कमज़ोर हो जाते हैं तो उन्हीं के वंशज जो है मालवा में परमार राजवंश की स्थापना कर देते हैं और वहाँ पे शासन करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे राजवंश आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे से उभरे हैं, ये लगभग गुर्जर प्रतिहारों के अधीन सामंत या काम करने वाले व्यक्ति थे। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये वही हैं जिनको गोविंद तृतीय ने प्रतिहारों के मालवा जीत करके नियुक्त किया था उपेंद्र को, और इन्हीं के द्वारा नियुक्त किया गया है या जो है स्थापित किया गया परमार राजवंश। और यहाँ के जो प्रारंभिक शासक हैं वो वैरी सिंह प्रथम हैं, सियक प्रथम हैं, वाक्यपति प्रथम है तथा वैरी सिंह सेकंड है। ये सारे राजा हैं जो प्रारंभिक राजा हैं परमार राजवंश के। इसके अलावा सियक द्वितीय है, 945 से 972 ईस्वी इनका शासनकाल था। इन्होंने अपने वंश को राष्ट्रकूटों से मुक्त कराया तथा राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर हमला कर दिया। यानी कि इनके पूर्वज जो हैं उपेंद्र, इनको राष्ट्रकूटों ने मालवा में नियुक्त किया गुर्जर प्रतिहारों से छीनकर, लेकिन उपेंद्र के ही आगे चल करके जो खानदान के या वंशज के सियक द्वितीय, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूटों की अधीनता से अपने आप को मुक्त कर लिया। इतना ही नहीं, इन्होंने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर हमला भी कर दिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण राजा हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट जो राजा हैं वो वाक्यपति मुंज हैं। ये सियक का उत्तराधिकारी है, यानी कि इन्हीं के उत्तराधिकारी हैं तथा इसने कई राजनीतिक अभियान किए। और आप देखेंगे नेक्स्ट जो है वो तायलप सेकंड है। ये कल्याणी के चालुक्य के ही मतलब जो है संबंधित हैं। ये जो तायलप सेकंड है कल्याणी के चालुक्य से संबंधित है। इनको क्या किया है, इनसे पराजित हो गया, यानी कि मारे गए। ये जो वाक्यपति मुंज है ये सियक के पुत्र हैं। सियक के 2 पुत्र थे, वाक्यपति मुंज और सिंधुराज, जिसमें से वाक्यपति मुंज जो है बड़े बेटे थे और ये राजा बनते हैं। इन्होंने बहुत सारे राजनीतिक अभियान किए, लेकिन ये क्या हो गए, मार दिए गए। किसके द्वारा, तायलप द्वितीय के द्वारा, जो क्या था, कल्याणी के चालुक्य का राजा था। मैंने बताया था इसके पहले कि जो चालुक्य थे वो वातापी के चालुक्य हैं। आगे चल के आप लोग कल्याणी के चालुक्य को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसी समय कल्याणी के चालुक्य आ चुके हैं, क्योंकि वातापी के चालुक्यों को ही समाप्त करके राष्ट्रकूट आए थे। तो वो चालुक्य वंश तो समाप्त हो गया था, लेकिन राष्ट्रकूटों की समाप्ति के बाद आप देखेंगे वहाँ पे कल्याणी के चालुक्य आ चुके हैं और जिनका जो राजा है वो तायलप द्वितीय है और इसने वाक्यपति मुंज की हत्या कर दी है। तो वहाँ पे भी एक छोटा सा राजवंश आ गया है। आगे है सिंधुराज। ये वाक्यपति मुंज का छोटा भाई है और सियक का छोटा बेटा है। मुंज का छोटा भाई था लेकिन ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाया था, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं है या शक्तिशाली शासक नहीं है, इसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण वर्क नहीं किया है, इसलिए हमें इन्हें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। आगे जो हैं ये भोज परमार हैं। ये आप देखेंगे कब से कब तक हैं, तो 1001 से 1060 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। यही वो राजा भोज हैं जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आप कहानियाँ किस्से सुना करते हैं। ये वही भोज परमार हैं। इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था
इसने या इसके समय में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों विकास हुआ। यानी कि जो भोज परमार हैं इन्हीं के समय में जो आप देखेंगे मध्य प्रदेश का परमार राजवंश है, ये राजनीतिक रूप से भी काफ़ी आगे बढ़ा या साम्राज्य की स्थापना की और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ये खुद भी लेखक थे, कवि थे और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। ये मंदिर इन्होंने बनवाया है, सरस्वती मंदिर अपनी राजधानी में। इन्होंने संस्कृत का महाविद्यालय स्थापित किया था अपनी राजधानी में और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये प्रत्येक विद्वान को या प्रत्येक कवि को उसके एक श्लोक के लिए 1 लाख रुपए दिया करते थे। यानी कि इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे कवियों को और ऐसे लोगों को संरक्षण दिया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु के बाद लोग कहते हैं कि सरस्वती अब निराधार हो गई है या बिना आधार की हो गई है या उसको संरक्षण देने वाला अब कोई नहीं है। यानी कि सरस्वती और कवि का जो देखभाल करने वाला है वो नहीं रहा इस दुनिया में। तो इनके मरने के बाद जो कवि हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त किया था। ये वही राजा भोज हैं जिनको माना जाता कि वो बहुत धनवान थे, बहुत विद्वान थे। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दोनों का विकास हुआ इनके शासनकाल में। यह शिक्षा एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। इसने धार, जो इनकी राजधानी थी, में एक सरस्वती मंदिर तथा एक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किया था। एग्जाम में आया कि किस राजा ने सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था परमार राजवंश का। तो ये आप देखेंगे परमार भोज है और इनकी राजधानी जो है ये धार थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में तो आप लोगों ने किस्से कहानियाँ बहुत सुनी हैं, तो इनके बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को क्लियर भी होगा। आगे है चालुक्य वंश। ये चालुक्य वंश है जो गुजरात क्षेत्र में आया है, यानी कि गुजरात क्षेत्र पर इन्होंने अपना ज़्यादा अधिकार जमाया है। गुजरात के चालुक्य की इस शाखा की स्थापना मूल राज फर्स्ट ने की थी। यानी कि जो चालुक्य हैं इनकी कई शाखाएं थी। कुछ शाखा लाट क्षेत्र में थी, एक शाखा गुजरात में थी। तो ये छोटी छोटी शाखाओं में बटे थे, लेकिन जो मेन शाखा था वो गुजरात में था। और गुजरात की शाखा का जो संस्थापक है ये मूल राज फर्स्ट है। इम्पॉर्टेंट है, मूल राज फर्स्ट, इसी ने स्थापना की है गुजरात के चालुक्य वंश की। स्थापना कब की है? 941 से 995 ईस्वी के बीच इन्होंने शासन भी किया है। और इनकी राजधानी अन्हिलवाड़ थी। इम्पोर्टेंट है, जो गुजरात के चालुक्य इनकी राजधानी अन्हिलवाड़ थी। इनके बाद चालुक्य वंश में भीम फर्स्ट जो है शासक बनते हैं और 1021 से 1068 ईस्वी तक शासन किए। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हैं और इनके समय में ही महमूद गजनबी का सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, महमूद गजनबी ने गुजरात पर कब आक्रमण किया या सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया, तो जो गुजरात के चालुक्य वंश हैं उनमें राजा कौन थे एग्जाम में आ चुका है। तो ये कृष्ण प्रथम है। इम्पॉर्टेंट है कि भीम प्रथम है और भीम प्रथम के ही शासनकाल में जो है आक्रमण हुआ है महमूद गजनबी का सोमनाथ मंदिर पर। और ये कब हुआ था? 1025 में। ये डेट, राजा और वंश तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। इसने जब आक्रमण किया सोमनाथ पर तो उसे नष्ट कर दिया। आक्रमण ही नहीं किया, मंदिर को बुरी तरह से लूटा, लूटने के बाद उसको तोड़ भी दिया। ऐसा माना जाता है ये मंदिर उस समय ईंट और जो है लकड़ी का बना हुआ था, इसीलिए बहुत आसानी से महमूद गजनबी ने इसको नष्ट कर दिया था। और यहाँ की जितनी भी मूर्तियाँ थी, जितनी भी सोने की चीज़ें थी, वो सारा उन्होंने वहाँ से लूट लिया था। ऐसा भी माना जाता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा धन संपत्ति इसी लूट में प्राप्त हुई थी और इतनी ज़्यादा धन संपत्ति प्राप्त हुई थी कि वो वापस जा कर के उन्होंने अपनी राजधानी उसी से बनवा दी थी और अपने यहाँ जनता का जो टैक्स है ये 2-3 सालों के लिए माफ़ कर दिया था कि 2-3 साल आप लोगों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि जब ये पैसा लूट करके जा रहे थे तो बीच में जाटों ने आक्रमण करके इनसे कुछ पैसा या कुछ धन जो है वो छीन लिया था और जिनसे बदला लेने के लिए 1027 में ये आखिरी आक्रमण करते हैं भारत में। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि किसने लूटा था या किसने छीना था। तो जाटों ने आखिरी आक्रमण महमूद गजनबी का कब हुआ था? 1027 में। किसके विरुद्ध हुआ था? तो जाटों के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि उन्होंने उनका पैसा या उनका धन रास्ते में छीनने का प्रयास किया था। और ये वही सोमनाथ मंदिर है जिसको उन्होंने लूटा था, इसको तोड़ दिया था और ये टूट जाता है। जिसके बाद इसको भीम फर्स्ट ने क्या किया है? बनवा दिया है। आप देखेंगे पत्थर का बनवा दिया है, मजबूत कर दिया है। ये भी एग्जाम में आया कि सोमनाथ मंदिर टूट जाने के बाद किस राजा ने इसको लकड़ी और ईंटों के स्थान पे पत्थर का बनवा दिया था? तो ये भीम फर्स्ट हैं। इन्हीं के समय महमूद गजनबी का आक्रमण भी हुआ, इम्पॉर्टेंट है। और भीम फर्स्ट के ही आप देखेंगे सेना नायक या सेनापति जिनका नाम है बिमल शाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है।
ये जो विमल शाह हैं, इन्होंने माउंट आबू जो कि राजस्थान है, उन पहाड़ियों में दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। और ये जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये बिमल वसाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि है ये जैन मंदिर, लेकिन ये बिमल वसाही मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि बिमल शाह ने इसे बनाया है, जो कृष्ण प्रथम के सेनापति हैं। और ये मंदिर संगमरमर का बना है, इसीलिए एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा आता है कि दिलवाड़ा का मंदिर किस पत्थर से बना है, तो संगमरमर से बना है। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, संगमरमर। तो ये कई बार आया है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया है, बिमल शाह ने बनवाया। इनके राजा कौन थे, भीम फर्स्ट थे। ये किस पत्थर का बना है, तो ये संगमरमर का बना है। और ये किसको समर्पित है, तो ये जैनियों को समर्पित है। इसका एक और नाम क्या है, तो बिमल वसाही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कृष्ण जो भीम फर्स्ट हैं, इनके शासनकाल से ये महमूद गजनवी का आक्रमण और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए को आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। आगे है बच्चों जय सिंह, ये यानी कि इसके बाद जो राजा हुए वो जय सिंह हुए। उनके बाद जो है ये जय सिंह राज हुए, सिंह राज हुए। उसके बाद कुमारपाल और उसके बाद अजयपाल। यानी कि ये जो राजा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या इन्होंने कोई बहुत महत्वपूर्ण वर्क नहीं किया है, इसी वजह से इनको इतिहास में बहुत स्थान नहीं मिला। तो ये इसके बाद के राजा हैं। और बाद में इसके बाद जो राजा आते हैं ये भीम सेकंड हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्या किया है इन्होंने 1179 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी के हमले को मतलब नाकाम किया था। तो एग्ज़ाम में आया है कि गुजरात में चालुक्य वंश का वो कौन सा शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था, तो ये राजा थे भीम सेकंड। इन्हें आप देखेंगे भीम प्रथम भी इम्पॉर्टेंट है, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ है। भीम सेकंड के शासनकाल में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ है, जिनको भीम सेकंड ने हरा दिया है। और 1195 में मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी हमला किया चालुक्य राजवंश पर, लेकिन इनको भी भीम सेकंड ने हरा दिया है। तो इसलिए काफ़ी पावरफुल राजा है जिन्होंने मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों लोगों के आक्रमण को विफल किया। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये हार नहीं मानते और ये दोबारा आक्रमण कर देते हैं। और आप देखेंगे 1197 में भीम सेकंड जो है वो हार जाता है। और जो चालुक्य राजवंश है इसके बहुत सारे क्षेत्रों पर जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। बाद में जो थोड़े बहुत क्षेत्र बचे थे, यहाँ पे लवण प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने बघेल वंश की स्थापना की, जो कि इन्हीं चालुक्यों के अधीन काम करते थे। लवण प्रसाद, इन्होंने यहाँ पे छोटे क्षेत्र में बघेल वंश की स्थापना कर दी थी। आगे जो है शाकंभरी के चौहान हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा जो हैं पृथ्वीराज फर्स्ट हैं। इसके बाद जो राजा हुए हैं वो अजयराज हैं। इसके बाद जो राजा हैं वो अर्णव राज हैं। और उसके बाद जो राजा हैं वो विग्रह राज हैं। और लास्ट में आप देखेंगे पृथ्वीराज आ जाते हैं, यानी कि पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज फर्स्ट सेकंड भी हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। पृथ्वीराज फर्स्ट तो इम्पॉर्टेंट माने जाएंगे, सेकंड के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता। लेकिन जो पृथ्वीराज थर्ड हैं इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा बनते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का एक दूसरा नाम क्या था, तो राय पिथौरा था। और ये कौन से नंबर के पृथ्वीराज चौहान थे जिन्होंने गौरी से युद्ध किया था, तो पृथ्वीराज थर्ड हैं ये। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ इन्हीं से, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह हारे और अपनी जान बचा करके मैदान से भागे। चाहते तो वहाँ पृथ्वीराज चौहान उनको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने पीछे से वार नहीं किया, जो कि भारत में सिद्धांत लोगों के बीच बहुत ज़्यादा वर्क करता था कि निहत्थे पे जो है वार नहीं करना चाहिए, या भाग रहे व्यक्ति पे पीछे से वार नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान है मोहम्मद गौरी को छोड़ देते हैं। अगर उस समय उन्होंने मार दिया होता तो इतिहास कुछ और ही होता, लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने, जिसकी वजह से आप देखेंगे 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण करते हैं जो है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। और ये तराइन का द्वितीय युद्ध था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है फिर से उसी दंभ में या घमंड में या उसी आत्मविश्वास के साथ युद्ध करने पहुंच जाते हैं और वहां पे हार जाते हैं। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं इनको युद्धभूमि में मार दिया गया था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इन्हें ले जाया गया था जो है गौरी के द्वारा मुल्तान में, और वहाँ पे उन्होंने गौरी के अधीन कुछ दिनों तक शासन किया था। और इनके बारे में कैसी कैसी कहानियाँ हैं वो सब आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ ये नहीं देखना है कि क्या हुआ था। इतना जानना है कि दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और गौरी ने इनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था।
इसके अलावा आप देखेंगे कि इन्हीं के दरबार में बहुत सारे विद्वान में थे, जैसे जयानक भट्ट और विद्यापति गौड़, इसके अलावा पृथ्वी भट्ट, इसके अलावा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, जो कि हिंदी का महाकाव्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी का महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो है और इसके लेखक चंद्रबरदाई हैं। आप देखेंगे इनका जो साम्राज्य है ये क्यों नष्ट हुआ, या पृथ्वीराज चौहान जो है ये क्यों हारे थे, तो इनके बारे में कहानी आपने सुनी ही होगी कि जो इनके पड़ोसी थे जयचंद, उनकी पुत्री संघमित्रा को ये जो है अपहरण करके ले गए थे, जिसकी वजह से जो जय सिंह हैं ये गौरी को इनवाइट करते हैं, उनकी मदद करते हैं और पृथ्वीराज हार जाते हैं। लेकिन जो गौरी है पृथ्वीराज को हराने के बाद चौहान साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है और फिर जो गढ़वाल शासक थे जयचंद, उनके ऊपर भी आक्रमण कर देता है और उनसे भी युद्ध होता है, जिसमें वो हार जाते हैं चंदावर के युद्ध में और उनको भी मार करके जो गौरी है उनके साम्राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। आगे थोड़े बहुत चीज़ें और हैं जिनको हम ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे मध्यकाल। अभी आपका दक्षिण का चोल साम्राज्य बचा है जो पल्लवों के बाद आएगा, और सेन साम्राज्य है जो कि पाल वंश के बाद आएगा। इनको पढ़ने के बाद हम मध्यकाल पढ़ेंगे और हम लोगों का इतिहास जो एंशिएंट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों। थैंक यू।